गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 जिसका नाम है प्रेशर अर्थात दाब, ये अध्याय शुरू हुआ है। इस अध्याय का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इस अध्याय में हम प्रेशर से संबंधित जितने भी टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर की डेफिनीशन मतलब प्रेशर की परिभाषा जान लेते हैं। तो प्रेशर होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। दाब को ही हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर निकालने का जो सूत्र होगा कि दबाव कैसे निकाला जाता है, तो दबाव के लिए सूत्र क्या होता है? पी। प्रेशर को हम पी से अर्थात दबाव को पी से प्रस्तुत करते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि मान लीजिए एक टेबल है। इस टेबल पे ये कोई जो है 1 मीटर स्क्वायर का हमने क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ले लिया। जैसे कैसे लिया है? मान लीजिए कि ये लंबाई 1 मीटर है, ये लंबाई भी 1 मीटर है। तो अगर ये लंबाई 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो ही जाएगा। अब ये जो हमने क्षेत्रफल लिया है, इस पर अगर लंबवत 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए, अगर इस पर लंबवत 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो प्रेशर कितना पड़ेगा? इस पर प्रेशर हो जाएगा 1 न्यूटन। बल कितना लगाया हमने? 1 न्यूटन का, और क्षेत्रफल कितना था? 1 मीटर स्क्वायर का। तो इस पर जो प्रेशर हो गया है वो 1 न्यूटन बटे में 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 से 1 कट ही जाएगा, मतलब 1 से 1 कटेगा तो भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो प्रेशर बराबर कितना आ गया? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अर्थात किसी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो जो प्रेशर होगा वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको 1 पास्कल भी कहा जाता है। अर्थात अगर किसी वस्तु पे 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लग रहा है तो उस पर कितने पास्कल का दाब लग रहा है? 1 पास्कल का। तो हमने प्रेशर के बारे में जान लिया कि प्रेशर को हम टेक्निकल टर्म में मतलब थ्योरी के संदर्भ में कैसे परिभाषित करेंगे। तो प्रेशर को हमने बताया तरीका कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर निकालने का ये तो फार्मूला हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो प्रेशर होता है ये अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अर्थात इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो प्रेशर का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर होता है। अब देखिएगा मात्रक के बारे में हम आपको और क्लैरिफिकेशन देते हैं कि एसआई पद्धति में, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है मात्रकों का, एसआई पद्धति में दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और दाब का एक मात्रक और भी होता है जिसको हम 1 बार कहते हैं, और ये 1 बार किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात कि 1 बार किसके बराबर हो जाएगा? 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ये बताया है कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अगर दबाव है तो आप कहेंगे कि उस पर 1 पास्कल का दबाव है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दबाव का ही मात्रक है और पास्कल भी दबाव का ही मात्रक है। जैसे अगर ये कहा जाए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो किलोमीटर भी दूरी का ही मात्रक होता है और मीटर भी दूरी का ही मात्रक होता है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन मिलता है ना कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी प्रकार से 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दबाव का मात्रक है, दाब का मात्रक है, अर्थात प्रेशर का मात्रक है, और पास्कल भी प्रेशर का ही मात्रक है। तो जब 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है और 1 बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या निकला कि 1 पास्कल जो है वो 10⁵ मतलब 1 बार, यहाँ से आप देखेंगे तो 1 बार बराबर हो जाएगा 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो 1 बार का दबाव, अगर किसी भी वस्तु पे 1 बार का दबाव है तो आप कह सकते हैं कि उस पर 10⁵ पास्कल का दबाव है। तो हमने तो ये देखा कि एसआई पद्धति में जो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल होता है और 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और दाब का एक अन्य मात्रक भी होता है बार।
एक बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। अब विभिन्न प्रणालियों में दाब के मात्रक देखते हैं। विभिन्न प्रणालियाँ कैसे? शुरुआत के ही जैसे जब आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाया जा रहा है तब से ही आपको बताया गया था कि 3-4 प्रणालियाँ हैं, जैसे MKS प्रणाली, CGS प्रणाली और आपका ब्रिटिश प्रणाली और आपका एक SI प्रणाली, जिसको हम इंटरनेशनल प्रणाली भी कहते हैं। तो इन्हीं 4 प्रणालियों में दाब के अन्य अलग अलग मात्रक देखते हैं हम। तो देखिए ब्रिटिश प्रणाली जो है, ब्रिटिश प्रणाली जिसको फुट पाउंड सेकंड कहते हैं, इसमें जो दाब का मात्रक होता है वो इसमें जो दाब का मात्रक होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जिसको पाउंड को हम इंग्लिश में LB से प्रदर्शित करते हैं और इंच को IN से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्रिटिश प्रणाली में अर्थात FPS प्रणाली में पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? LB प्रति इंच का स्क्वायर, मतलब कि पाउंड प्रति इंच का स्क्वायर। और CGS प्रणाली में ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। MKS प्रणाली में कितना होता है? किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर, जिसको मीटर स्क्वायर लिखा ही गया है। और इंटरनेशनल प्रणाली में क्या होता है? न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपके 4 प्रणालियों में दाब के मात्रक हो गए। पहले में क्या? पाउंड प्रति इंच का स्क्वायर, दूसरे में ग्राम प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, और MKS पद्धति में किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और इंटरनेशनल में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं, ये भी हमने बताया था। अब दाब कितने प्रकार का होता है ये देख लीजिएगा। दाब जो हमने जो एकदम आपको ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, मतलब एक सीरियल में आपको ये बताया कि दाब की परिभाषा क्या है, फिर आपको ये बताया गया कि दाब के मात्रक क्या हैं और दाब की अलग अलग प्रणालियों में मात्रक क्या हैं। अब आपको बता रहे हैं कि दाब कितने प्रकार का होता है। तो दाब के जो प्रकार है, पहला है एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको हम निरपेक्ष दाब भी कहते हैं। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तीसरा है गेज प्रेशर, जिसको हम गेज दाब कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने दाब के 3 प्रकार पढ़ लिया है तो इनके परिभाषा भी जान लेते हैं। परम दाब क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देखिए शून्य दाब से ऊपर मापा गया जो दाब होता है वो परम दाब कहलाता है। इसको निरपेक्ष दाब भी कहते हैं, मतलब कि शून्य से अगर हम दाब को माप रहे हैं, शून्य से शुरुआत करके शून्य से ऊपर तक का हम दाब माप रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परम दाब बोलते हैं। और इसको एक और नाम दिया जाता है निरपेक्ष दाब, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपने ये देखा कि परम दाब का मतलब क्या हो गया कि शून्य दाब से ऊपर जो दाब मापा जाता है या शून्य दाब तक भी आप ले सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परम दाब बोलते हैं। तो इसको निरपेक्ष दाब भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा है कि वायुमंडलीय दाब क्या है, तो वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर अर्थात समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1.013 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब कि 1.013 10⁵ पास्कल भी बोल सकते हैं, और 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? एक बार बोलते हैं। ये किसी का मात्रक हो जाएगा? एक वायुमंडलीय दाब का मात्रक हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है। यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है तथा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है। और ब्रिटिश प्रणाली में वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होगा या जो मान आएगा वो 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच आएगा, और MKS प्रणाली में 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपको ये बताया गया था कि जब दाब का MKS प्रणाली में मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा कि वायुमंडलीय दाब हम जब आपको MKS प्रणाली में बता रहे हैं तो यहाँ पे किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? तो दाब की गणनाओं में प्रायोगिक रूप से वायुमंडलीय दाब का मान किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिया जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या है। तो वायुमंडल द्वारा जो आरोपित होता है, आपको पता है कि जहाँ पृथ्वी की सतह पे हम रहते हैं ये एक वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें हैं। तो इन गैसों के द्वारा क्या होता है? एक दाब आरोपित होता है पृथ्वी की सतह पर, और पृथ्वी की सतह पे जो भी वस्तु है सब पे वो दाब आरोपित होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं।
और ये किसके बराबर होता है? 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में पूछा जाए तो एक वायुमंडलीय दाब 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और ब्रिटिश प्रणाली में ये 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच के बराबर होता है और एमकेएस प्रणाली में 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब तीसरा हमारा जो है कि गेज दाब क्या होता है। तो गेज दाब के बारे में देखिए, जो गेज दाब होता है इसकी परिभाषा क्या है? दाब मापने वाले यंत्रों से मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। मतलब जो दाब मापने के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं उनसे जो दाब मापा जाता है उसको गेज दाब कहते हैं। अब गेज दाब का सूत्र क्या बनेगा? गेज दाब जो आएगा वो परम दाब में से अगर वायुमंडलीय दाब घटा देंगे तो ये हमारा गेज दाब होगा। तो गेज दाब का मान कितना होता है? परम दाब में से वायुमंडलीय दाब घटाने पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि गेज दाब बराबर क्या होता है? परम दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। परम दाब हमने बताया है कि जो दाब शून्य से मापा जाता है, और वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो वायुमंडल द्वारा होता है। और गेज दाब क्या होगा? परम दाब में से वायुमंडलीय दाब घटाने पे आएगा। एक और परिभाषा होती है जो कि महत्वपूर्ण है कि द्रव में किसी गहराई पर दाब कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो देखिए, द्रव में किसी गहराई पर जो दाब होता है, प्रेशर एट एनी डेप्थ इन लिक्विड। तो यदि द्रव में किसी वस्तु की गहराई h है, मतलब मान लीजिए कि कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, उसमें एक h गहराई पे कोई वस्तु है और द्रव का घनत्व जिसमें वो वस्तु है उस द्रव का घनत्व d है, तथा उस बिंदु पर द्रव के कारण जो दाब लगेगा, प्रेशर होगा, वो h मतलब गहराई गुणे द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करने से पता चल जाएगा कि उस द्रव के कारण उस गहराई पर उस वस्तु पर कितना दाब लगेगा। तो ये कैसे निकलेगा? h गुणे d गुणे g, जहाँ पे h क्या होगी? वस्तु की गहराई, द्रव में कितनी है? d, द्रव का घनत्व कितना है? g, गुरुत्वीय त्वरण। यदि द्रव के तल पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तब द्रव में वस्तु का जो कुल दाब हो जाएगा वह वायुमंडलीय दाब प्लस h इंटू डी इंटू जी के बराबर हो जाएगा। तो द्रव में जो अगर द्रव में वस्तु का कुल दाब देखा जाए और जिसमें वायुमंडलीय दाब को भी शामिल कर लिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब प्लस h गुणे डी गुणे जी। अब द्रव दाब के कुछ उदाहरण आप देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो हमारा उदाहरण है कि समुद्र की पेंदी पर अत्यधिक दाब होने पर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? तो समुद्र में आपने देखा होगा कि समुद्र की गहराई बहुत होती है, लेकिन उतनी गहराई में भी जीव जंतु जिंदा होते हैं। अभी हमने आपको ये बताया कि समुद्र के सतह से ऊपर हम जाते हैं तो द्रव मतलब दाब घटता है, लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं तो दाब बढ़ता है। और हम लोगों के पास जैसे जो हम जीव हैं जो पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, उन पे एक वायुमंडलीय दबाव लगता है, लेकिन जैसे अगर हम गहराई में जाएंगे तो ये दबाव बढ़ता जाता है। तो दबाव बढ़ता जाता है, फिर भी जीव जंतु कैसे जिंदा रहते हैं? तो देखिए, समुद्र की गहराई में जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत ज़्यादा चपटे होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप किसी भी चीज़ को दबाएंगे, जैसे कोई मान लीजिए बलून है, गुब्बारा है, अगर आप उसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। दबाएंगे मतलब उस पर दबाव लगाएंगे ज़्यादा तो वो चपटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समुद्र की गहराई में जो जीव जंतु रहते हैं उनका आकार कैसा होता है? चपटा होता है, आकार चपटा होता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो जो जीव जंतु होते हैं काफ़ी गहराई में रहते हैं, तो उनके जो ब्लड है, उनका जो खून है, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला होता है। और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होने से, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो उनके अंदर का दाब भी ज़्यादा होता है। तो एक बात जान लीजिए कि जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा भर दिया, तो हवा भर दिया है तो गुब्बारे के अंदर की जो हवा है गुब्बारे के सतह पे एक दाब लगा रही होगी, और गुब्बारा चूँकि वायुमंडल में है तो वायुमंडल भी उस पर दाब लगा रहा है। तो अगर ये दोनों दाब बराबर हैं, बैलेंस की स्थिति में हैं, तभी तक वो गुब्बारा सही है, नहीं तो कोई भी एक दाब ज़्यादा होगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। यही कारण है कि जैसे आप जो गुब्बारा होता है हीलियम वगैरह का, उसको ऊपर छोड़ते हैं तो क्या ऊपर फटता नहीं होगा? फट जाता है, क्योंकि ऊपर दबाव घट जाता है और अंदर का दाब ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो फट जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ये बता रहे थे कि समुद्र की पेंदी पर अत्यधिक दाब होने पर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो समुद्र की पेंदी पे अधिक दबाव होने के कारण उनका शरीर चपटा हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा घुला होता है
और ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होने से उनके अंदर का दबाव ज़्यादा होता है। और अगर ऐसा किया जाए कि उनके समुद्र के जो जीव हैं उनको बाहर खींच कर लाया जाए, तो ऊपर का वायुमंडलीय दबाव तो उनके खून के दबाव